नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कोर्ट्स द स्पीक में आप सभी का बहुत स्वागत है और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स द स्पीक। गुजरात के खेड़ा में मुस्लिम युवकों को खंबे में बांधकर मारने वाले 4 पुलिस वालों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक लगा दी। राहत देते हुए अदालत ने पुलिस वालों को खूब खरी-खुरी और खरी-खोटी सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि आपके पास लोगों को खंबे से बांधने और पीटने का अधिकार कैसे है। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात में खेड़ा में पुलिस वालों द्वारा सार्वजनिक रूप से मुस्लिम युवकों की पिटाई मामले में सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने 4 आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिन्हें मुस्लिम युवकों की पिटाई में शामिल होने के दोष में पिछले साल अक्टूबर में गुजरात हाई कोर्ट ने 14 दिनों की कैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट के 19 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ अदालत के अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत पुलिस अधिकारियों AV परमार, DB कुमावत, लक्ष्मण सिंह, कनक सिंह डाभी और राजू भाई डाभी की ओर से दायर वैधानिक अपील को स्वीकार कर लिया। जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान कहा, ये एक वैधानिक अपील है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। मामले में 5 मुस्लिम युवकों ने हिरासत में यातना पर DK बसु दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्हें सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए थे। साथ ही हाईकोर्ट ने उनकी अपील पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाया था। ये घटना खेड़ा जिले के उंधेला गांव में एक गरबा कार्यक्रम पर पथराव के आरोप में उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद हुई। हाईकोर्ट ने इन पुलिस अधिकारियों को 14 दिनों की अवमानना की सजा दी गई थी। साथ ही उन्हें फैसले को चुनौती देने की अनुमति देने के लिए 3 महीने के लिए निष्पादन पर रोक लगाने पर सहमति भी व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट की पीठ अपील की वैधानिक प्रकृति को देखते हुए मामले को स्वीकार करने पर सहमत हो गई। हालांकि उसने पुलिस अधिकारियों को उनके आचरण के लिए आड़े हाथों लिया। जस्टिस मेहता ने कहा, ये कैसा अत्याचार है और आप फिर किस तरह से इस अदालत की ओर देखते हैं। लोगों को खंभों से बांधते हैं, सार्वजनिक रूप से उनकी पिटाई करते हैं। जस्टिस गवई ने पूछा, तो क्या आपके पास कानून के तहत अधिकार है लोगों को खंभे से बांधने और उन्हें पीटने का। निजी शिकायत की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर सीनियर एडवोकेट IH सैयद ने बताया कि हालांकि निजी शिकायत लंबित थी, DK बसु के फैसले के अनुसार अवमानना के आरोप विभागीय कार्यवाही और आपराधिक अभियोजन के बावजूद स्वतंत्र थे। उन्होंने ये भी तर्क दिया, वे बस ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर नहीं किया गया। इसके अलावा उनके पास कोई मामला नहीं है। हालांकि शीर्ष अदालत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी। विचाराधीन घटना 3 अक्टूबर 2022 को गुजरात के खेड़ा जिले में एक गरबा कार्यक्रम के दौरान हुई थी। घटना के वीडियो क्लिप में पुलिस अधिकारियों को कार्यक्रम में बाधा डालने के आरोपी व्यक्तियों को कोड़े मारते हुए दिखाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा पाए हत्यारों ने हाईकोर्ट में उम्र कैद को चुनौती दी है और उसके बाद कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। इसमें कोर्ट ने अधिकारियों से दोषियों की सजा को निलंबित करने की मांग वाली अंतरिम अर्जी पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने पिछले साल नवंबर में ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा को निलंबित करने के लिए दोषियों की ओर से दायर आवेदनों पर भी नोटिस जारी किया। पीठ ने जेल से दोषियों के नॉमिनल रोल के साथ साथ मामले में ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी मांगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में 4 दोषियों द्वारा उम्र कैद की सजा को चुनौती देने वाली अपील पर जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
न्यायालय ने अधिकारियों से दोषियों की सजा को निलंबित करने की मांग वाली अंतरिम अर्जी पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। 25 नवंबर 2023 को इस मामले में साकेत कोर्ट ने सजा का ऐलान किया था। कोर्ट ने चारों दोषियों को डबल उम्र कैद की सजा के अलावा जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। वहीं पांचवें दोषी अजय सेठी को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। साकेत कोर्ट ने इन दोषियों पर 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया था। 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर सौम्या विश्वनाथन की हत्या हुई थी। सौम्या विश्वनाथन उस समय नाइट शिफ्ट करके ऑफिस से अपने घर लौट रही थी। पुलिस को उनकी लाश कार में बरामद हुई थी। इस हत्याकांड की अहम बात ये भी है कि इसका खुलासा करने में पुलिस को करीब 6 महीने लग गए थे। पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था। हत्या के सिलसिले में 5 लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपियों ने अपने अपराध कबूल किए थे। इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही फांसी नहीं दिए जाने की वजह भी बताई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र पांडे ने सजा सुनाते हुए कहा था कि सौम्या की हत्या के अपराध में चारों दोषियों का अपराध दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता, लिहाजा मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने उम्र कैद के साथ जुर्माना भी लगाया था, जिसके न देने पर 6 महीने अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई। अजय सेठी को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा के ऐलान के बाद सौम्या की मां माधवी विश्वनाथन ने आज तक इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए कहा था कि मैं कभी भी मृत्यु दंड नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि दोषी भी वैसा ही जीवन भुगतें जैसे हम परिवार से दूर भुगत रहे हैं। मुझे राहत है कि ये केस खत्म हो गया। मैं ये कह सकती हूँ कि न्याय मिला है। कम से कम मुझे बार बार आकर इस प्रक्रिया में नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझे आशा है कि ये अंत है और एक निवारक के रूप में काम करेगा। मुझे मेरी बेटी वापस तो नहीं मिल सकती, लेकिन ये केस अब खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा मामले पर सुनवाई के 5वें दिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध किया। बहस के दौरान केंद्र ने कहा AMU ने अपनी मर्जी से अल्पसंख्यक दर्जा छोड़ा था। वहीं बहस में केंद्र सरकार ने कुछ नाटकीय क्षण देखने को मिले। सॉलिसिटर जनरल ने जब कहा कि वो 1981 में संसद द्वारा पारित संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिसका प्रभाव AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देने पर है, तो चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल की इस दलील पर आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा कि केंद्र सरकार का कानून अधिकारी संसद द्वारा पारित संशोधन का विरोध कैसे कर सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में सुनवाई के 5वें दिन कुछ नाटकीय क्षण देखने को मिले। सॉलिसिटर जनरल ने जब कहा कि वो 1981 में संसद द्वारा पारित संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिसका प्रभाव AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देने पर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध करते हुए कहा कि 1920 में गठन के समय AMU ने अपनी मर्जी से अल्पसंख्यक दर्जा छोड़ा था। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर AMU चाहता तो अपना अल्पसंख्यक दर्जा बनाए रखता और इंपीरियल एक्ट यानी ब्रिटिश संसद कानून के तहत शर्तें स्वीकार करके कानून के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न बनता। केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बहुत से संसाधनों ने ऐसा किया था और अपना अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा था, जैसे कि दिल्ली का सेंट स्टीफन कॉलेज और जामिया मिलिया इस्लामिया हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अजीज बाशा मामले में 1967 फैसले पर पुनर्विचार करने के खिलाफ तर्क दिया, जिसमें AMU को गैर अल्पसंख्यक संसाधन घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एफिलेटेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल यानी MAO कॉलेज को गवर्निंग सोसाइटी का विघटन 1920 एक्ट के तहत कर दिया था, ताकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समान एक राष्ट्रीय संस्थान बनाया जा सके। SC तुषार मेहता ने इस बात पर जोर डाला कि AMU के सांप्रदायिक चरित्र और उसके प्रशासन पर मुस्लिम नियंत्रण को त्यागने के लिए MAO कॉलेज के संरक्षकों को समुदाय के भीतर ही विरोध का सामना करना पड़ा था।
अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने जोर देकर कहा कि अल्पसंख्यकों की पसंद की स्वतंत्रता को संवैधानिक रूप से स्वीकृत रेगुलेशनों और आवश्यकताओं को कमजोर नहीं करना चाहिए। सीजेआई की अगुवाई वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने एसजी मेहता की इस दलील पर आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा कि केंद्र सरकार का कानून अधिकारी संसद द्वारा पारित संशोधन का विरोध कैसे कर सकता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एसजी से कहा, संसद अविनाशी, अविभाज्य और निरंतर इकाई है। हम भारत सरकार को ये कहते हुए नहीं सुन सकते कि वे संशोधन के साथ खड़े नहीं हैं। हालांकि एसजी तुषार मेहता ने अपना रुख दोहराया, ये इंगित करते हुए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभिन्न आधारों पर 1981 का संशोधन रद्द कर दिया था। एसजी ने कहा कि लॉ ऑफिसर के रूप में वो ये प्रस्तुत करने के हकदार हैं कि हाईकोर्ट का दृष्टिकोण सही प्रतीत होता है, खासकर 7 जज बेंच के समक्ष संवैधानिक मुद्दे का जवाब देते समय। इससे पीठ और भी आश्चर्यचकित हो गई। सीजेआई ने टिप्पणी की, ये कट्टरपंथी है। लॉ ऑफिसर कह रहा है कि संसद ने जो कहा है उसका वो पालन नहीं करेगा। क्या हम संघ के किसी भी अंग को ये कहते हुए सुन सकते हैं कि वे संसद द्वारा पारित होने के बावजूद संशोधन का समर्थन नहीं करेंगे? संसद अविनाशी, अविभाज्य इकाई है। आप जैसे ये कह सकते हैं कि मैं संशोधन की वैधता को स्वीकार नहीं करता। अपने रुख को मजबूत करने के लिए एसजी ने आपातकाल के दौरान संविधान में किए गए कुख्यात संशोधनों का उल्लेख किया। एसजी ने पूछा, क्या किसी कानून अधिकारी से ये कहने की उम्मीद की जाएगी कि आपातकाल के दौरान संविधान में जो भी संशोधन किए गए वे वैध हैं सिर्फ इसलिए कि वे संसद द्वारा किए गए हैं? सीजेआई ने जवाब दिया, यही कारण है कि सभी बुराइयों को दूर करने के लिए 44वां संशोधन अस्तित्व में आया। एसजी ने पूछा, हमने तय किया कि ये वो बुराइयां थी जो की गईं। सीजेआई ने कहा, जाहिर है आप मेरी बात साबित करते हैं। निर्णय लेने की शक्ति लोगों के निर्वाचन निकाय के पास है। संसद हमेशा कहती है कि हमने आपातकाल में जो किया वो गलत है और उसे हमेशा सुधार सकती है। एसजी ने रेखांकित किया कि लॉ अधिकारी के रूप में ये उनका व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा हलफनामे में व्यक्त किया गया विचार है। 1981 का संशोधन अजीज बाशा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के फैसले के प्रभाव को कम करने के लिए पारित किया गया था, जिसमें घोषित किया गया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। 1981 में संसद ने यूनिवर्सिटी को प्रभावी रूप से अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 में संशोधन किया। हालांकि 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1981 का संशोधन रद्द कर दिया और घोषणा की कि एएमयू संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकारों का दावा करने का हकदार नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच को भेज दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सार्वजनिक कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर के अवशेष मिले हैं और इससे पहले ज्ञानवापी परिसर की सील बंद सर्वे रिपोर्ट को लेकर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा था, जिला जज ने वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट दिए जाने का आदेश भी दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पहले ही रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी थी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर था। वाराणसी जिला अदालत ने पिछले साल जुलाई में एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया था। अब सार्वजनिक की गई एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 महीने के अपनी सर्वे में वैज्ञानिक सर्वेक्षण वास्तुशिल्प अवशेषों, विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर ये आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर मौजूद था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने बताया कि जीआरपी सर्वे पर एएसआई ने कहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था।
अभी के ढांचा के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई के मुताबिक वर्तमान जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है। हिंदू पक्ष ने आगे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि स्तंभों को थोड़े से बदलाव के साथ मस्जिद के लिए फिर से इस्तेमाल किया गया है। हिंदू मंदिर के खम्भों को भी थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया है। पिलर के नक्काशियों को मिटाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिर के हैं। देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु, कन्नड़ के शिलालेख भी मिले हैं। महामुक्ति मंडप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो इसके शिलालेख में मिला है। सर्वे के दौरान एक पत्थर मिला, शिलालेख मिला जिसका टूटा हुआ हिस्सा पहले से एएसआई के पास था। पहले के मंदिर के पिलर को दोबारा से इस्तेमाल किया गया है। तहखाना में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं जिन्हें तहखाना के नीचे मिट्टी से दबा दिया गया था। पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का ही हिस्सा है, ये पूरे तरीके से स्पष्ट है। 17वीं शताब्दी में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया और इसके विध्वंस किए हुए मलबे से ही वर्तमान ढांचे को बनाया गया। हिंदू पक्ष से कोर्ट में मौजूद वकील विष्णु शंकर जैन ने इस बात पर लगातार जोर दिया था कि रिपोर्ट की कॉपी पक्षकारों के ईमेल पर दी जाए। इसको लेकर एएसआई की तरफ से यह आपत्ति की गई कि ईमेल पर रिपोर्ट से छेड़छाड़ हो सकती है और रिपोर्ट साइबर फ्रॉड का भी शिकार हो सकती है, इसलिए इसकी हार्ड कॉपी ही मुहैया कराई जाए। इस पर मुस्लिम पक्ष भी सहमत हुआ। इसके बाद जिला जज ने एएसआई की ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को हार्ड कॉपी देने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराया गया था। 18 दिसंबर को एएसआई ने जिला जज की अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को सौंपी जाए। इस पर 24 जनवरी 2024 को जिला जज ने सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली और उसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में सीजेआई समेत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जो कि कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति वराले को पद की शपथ दिलाई गई। न्यायमूर्ति वराले की सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने बुधवार को दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने सुप्रीम कोर्ट की जज के तौर पर शपथ ली। I, Prasanna Bhalachandra Varale, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक समारोह में शपथ दिलवाई। जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ 34 जज हो गए हैं। 25 दिसंबर को जस्टिस संजय किशन कौल के रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस कम थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 19 जनवरी को जस्टिस वराले को प्रमोट करने की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने कहा कि 2008 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त होने वाले जस्टिस वराले को काफी अनुभव हो गया है। वो कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। उनके तजुर्बे के आधार पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। कानून एवं न्याय मंत्रालय ने 24 जनवरी को जस्टिस वराले की सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति पर मोहर लगाई थी। आइए एक नजर डालते हैं जस्टिस प्रसन्ना बी वराले के करियर ग्राफ पर। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले का करियर ग्राफ। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने पढ़ाई औरंगाबाद से की। जस्टिस प्रसन्ना ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ली। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले इस वक्त कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले हाईकोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं।
जज बनने से पहले 20 सालों तक आपराधिक, श्रम और प्रशासनिक मामलों के वकील रहे हैं। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने 20 सालों तक वकील के रूप में सेवा दी। 18 जुलाई 2008 को बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बने। 15 अक्टूबर 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्देश दिए और फैसले सुनाए। उन्होंने उन मामलों पर भी सुनवाई की जिसमें सरकार के आचरण पर सवाल उठाए गए और उन अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया जो सही काम नहीं कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, कोर्ट्स दिस वीक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।